नमस्कार। मैं आयुर्बज़ एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज आप सभी का स्वागत करता हूं इन टॉपर्स टॉक सेशन में। आज हमारे साथ एक और टॉपर जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। नमस्ते सर। मेरा मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हफीज टुक्का है। मैंने मेरा यूजी स्वामीनारायण आयुर्वेदिक कॉलेज कलोल से किया है। मैंने एआईपीजीटी 2024 की एग्जाम दी थी, जिसकी प्रिपरेशन मैंने चरक कोचिंग सेंटर से किया था। और मैंने उसमें ऑल इंडिया रैंक 23 अचीव किया है। कैटेगरी रैंक 23 अचीव किया है। ऑल इंडिया रैंक 60 है मेरा। और मैंने मेरा कोचिंग चरक कोचिंग सेंटर से किया था, तो मेरे सारा क्रेडिट चरक कोचिंग सेंटर को और सर को देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक्सेलेंट रैंक। यहाँ पर मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि साथ में इंटर्नशिप के साथ में कुछ जॉब करे या फिर जॉब बाद में करे या फिर प्रैक्टिस करे, उन सभी को छोड़ के आपने केवल और केवल पीजी की तैयारी को क्यों चुना? उसमें मतलब बहुत सारे रीजन थे कि पीजी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। तो उसमें एक रीजन ऐसा भी था कि जो अपने बीएमएस करते हैं उसमें इंटर्नशिप में इतना पेशेंट का एक्सपोजर अपन ने देखा नहीं होता है, इतने पेशेंट नहीं देखे होते। तो अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी करते हैं तो सक्सेस होने का जो रेशियो होता है, जो चांसेस होते हैं, वो इतने मेरे हिसाब से नहीं दिख रहे थे कि इतने पेशेंट दिखने के बाद अपन पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं तो फिर उसको देखना अपन मतलब थोड़ा कम होता है कि अपन सक्सेस हो सके। तो एक पीजी के 3 साल में अच्छा खासा पेशेंट का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, एक चीज। दूसरी चीज कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट सर बहुत जरूरी होता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके अच्छे से, तो अच्छा खासा अमाउंट अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं 3 साल में, जो एज एन स्टाइपेंड मिलता है अपन को उसकी वजह से। हम्म, और जीपी करते हैं तो जीपी में हम्म। तो स्टार्ट करते हैं तब तो मैक्सिमम 20-25 पेशेंट मैक्सिमम देख सकते हैं। तो उसमें भी इतना अर्निंग नहीं होता। उससे बेटर तो अपन पीजी के 3 साल में पेशेंट का एक्सपोजर भी ले सकते हैं और अच्छा स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। तो बैलेंस हो जाता है अच्छे से सब तरीके से। बढ़िया सोच है कि आप अगर 3 साल पीजी में अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर भी होगा और निकलने के बाद एक प्रैक्टिस के लिए एक आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। जी तो सर। बहुत ही बढ़िया सोच है। इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ये आपका प्रथम प्रयत्न था या फिर आपने पहले दी थी ये पीजीटी? नहीं सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये रैंक अचीव किया है सर। हम्म। आप अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि बच्चे जब भी प्रिपरेशन करते हैं तब उसके लिए सबसे बड़ी वाली हर्डल होती है टाइम मैनेजमेंट। इंटर्नशिप वो के सर साथ साथ में तैयारी कैसे करें? वो सर आप अपना आयुर्वेद एप्लीकेशन और आपके कोचिंग का जो एक सिस्टम था कि रिवीजन प्लस रेगुलर सिलेबस, ये दो जो एक अच्छा मैनेज कर देते थे हम लोग। आपने जैसे बोला था वैसे कि जो रिवीजन होता है वो इंटर्नशिप के टाइम में करने का, मतलब जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं सुबह में ओपीडी ज्यादा होती है तो पेशेंट आते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा टाइम मिलता रहता है। तो उसमें जो चीज हमने पढ़ी होती है उसका हम रिवीजन करते थे, डिस्कशन करते थे। 2-3 स्टूडेंट जो अपने कोचिंग के होते हैं, दूसरे कोचिंग के होते हैं, उनसे भी हम लोग डिस्कशन करते थे। तो और बाकी का जो टाइम मिलता था, ब्रेक टाइम है, लंच टाइम है, तो उसमें हम लोग जो रिवीजन का होते थे, जो भी अध्याय होते थे, संहिता होती थी या डीजी है तो उसके ड्रग के लेटिन नेम है, बॉटनिकल नेम है, तो ये सब डिस्कशन और रीडिंग में हम लोग रिवीजन का कवर कर लेते थे। उसके बाद इवनिंग में अपना रेगुलर सेशन होता था, उसके बाद जो रेगुलर सिलेबस चलता था उसको हम कवर करते थे। आपने जैसे बोला था कि रात को एक बार रीडिंग जो अपना रेगुलर सेशन हुआ है उसका एक बार रीड कर देने का। और एक तो वो सिस्टम अच्छा था सर अपने कोचिंग में कि अंडरलाइन और ब्लॉक वाला सिस्टम के ये अंडरलाइन क्या हुआ है, तो वो उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे। और टाइम मैनेजमेंट तो सर ऐसे होता था कि रिवीजन और रेगुलर ऐसे दो बेसिस पे चलते रहते थे। इंटर्नशिप में रिवीजन करने का दिन में, और घर पे जाके फिर रेगुलर सिलेबस। तो ऐसे ये टाइम जो पूरी मैनेजमेंट। आपने हम्म ये जो पूरी आपने पढ़ाई की उसके दौरान कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि
आप रूटीन सिलेबस से पीछे चल रहे हैं, ऐसा इट कैन बी पॉसिबल, तब आपने वो पूरा कैसे मैनेज किया? सर वो मैंने ऐसा हुआ था, डेफिनेटली ऐसा हुआ था। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हमारे एग्जाम डिले हो गई थी तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। तो उस टाइम में अच्छा खासा सिलेबस चल गया था। पर सर कोचिंग में ऐसे रेगुलर रिवीजन भी चलते थे, मतलब एक रिवीजन हो गया, फिर फॉर एग्जांपल चरक का सूत्र हो गया है ऑलरेडी और अभी सुश्रुत का सूत्र चालू है, या सुश्रुत का सूत्र चरक सूत्र हो गया, अष्टांग का सूत्र चालू है और हमारा दोनों सूत्र छूट गया हो, ऐसा भी हुआ था। तो फिर वो जो रेगुलर सिलेबस होता है उसके रिवीजन के जो टॉपिक होते थे, जैसे कि चरक शारीर चल रहा है लेकिन रिवीजन में चरक सूत्र चल रहा है, तो वो रिवीजन के साथ साथ हम लोग करते थे, तो वो ऐसे पीछे छूट जाते थे ना, तो ऐसे कवर हो जाता था सर, कि ऐसे रह नहीं जाता था क्योंकि रिवीजन बार बार होता था अपने कोचिंग में, इसलिए वो छूटा नहीं था, एक भी बार कोई भी टॉपिक छूटा नहीं था हमारा। जो भी प्लानिंग वगैरह आपको दिया जाता था वो आपने फॉलो किया था, कितनी हद तक किया था? अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज तक आपको दिया गया प्लानिंग आपने फॉलो एग्जीक्यूट किया था? सर जब स्टार्ट हुआ कोचिंग, मतलब तब तो बहुत ऐसे जोश होता है, तो स्टार्टिंग में तो अच्छे खासे मन तक किया था, मतलब स्टार्टिंग में 70% तक किया था, फिर नहीं हाँ। होता था सर, मतलब ऐसा लगता था कि अब नहीं हो सकता, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे होगा, ऐसा सब बीच बीच में होता था। तो फिर ऐसा पीछे जाते थोड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन लास्ट के 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ नहीं बल्कि 4 से 5 मंथ फिर से अच्छे से, बहुत अच्छे से किया था। और बीच में वो हर्डल आ गया कि एग्जाम डिले हो गया, तो हम लोग एलिजिबल नहीं हुए, तो उस टाइम पे थोड़ा छूट गया था और एंडिंग में सर अच्छे से फिर फॉर्म कर दिया था, तो सब कवर हो गया था सर। बाकी बीच बीच में ऐसा हुआ था कि अब कैसे होगा, ऐसा इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इतनी कोचिंग से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, लेकिन सर लास्ट में फिर से आपने जैसे किया था वैसे सब हो गया था एंडिंग में। संहिता में आपने खास करके कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया था? कौन चीजों आपने अच्छी तरह से पढ़ी थी? आपने क्या उसमें ख्याल रखा था ड्यूरिंग संहिता में संहिता? मतलब अपने जो मेजर 3 संहिता है उसमें तो जो स्थान पहले स्थान वाइज इम्पोर्टेंट होता है वो करने का होता है। उसके अलावा जो टिक कराया होता है, जो अंडरलाइन होता है, ब्लॉक वाले जो सिस्टम थे अपने, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे, मतलब एक भी बार पढ़े तो उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक बार आंख के नीचे से जाना ही चाहिए, उस टाइप से पढ़ते थे। और हम लोग डिस्कशन में पढ़ते थे सर, फर्स्ट से लेके एंड तक हम लोग ने डिस्कशन में पढ़ा था, तो उसमें याद ज्यादा रहता है सर। और याद आता है जब अपने एमसीक्यूज देखते हैं ना, तो याद आता है कि ये चीज तो अपन ने ऐसे डिस्कस किया था, इस पे ये डिस्कस हुआ था, ये इतना लंबा खींचा गया था। तो डिस्कशन का भी सर बहुत बेनिफिट हुआ था उस टाइम पे संहिता में, तो ऐसे पढ़ा था संहिता। जो सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, रसशास्त्र। उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपको मटेरियल वगैरह मिले थे और वो सफिशिएंट थे? हाँ सर, वो टोटली मटेरियल से किया था। द्रव्य गुण के जो ड्रग्स थे वो मटेरियल में से किए थे सारे के सारे। और रस शास्त्र में भी जो पारद है इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, परिभाषा प्रकरण जो इम्पोर्टेंट है, यंत्र है, फिर मूषा पुष्टि, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, महारस उपरस साधारण रस, ये सब के मटेरियल में से हमने पढ़ा था। और आयुर्बस स्टडी में वॉरियर मटेरियल करके था, वो हमने अच्छे से एक बार 2-3 बार ऐसे पढ़ा हुआ था और उसको हम लोग बार बार डिस्कशन में लाते थे सर, क्योंकि ये सब मेमोराइजेबल पॉइंट होते हैं, तो ऐसे पढ़ने से याद नहीं रहते जल्दी। तो आपने जैसे बोला था कि इस चीज को ज्यादा डिस्कस करो, तो वो डिस्कशन में करते थे और उसका डेली रिवीजन करते थे, डेली 20 मिनट 25 मिनट ऐसे डेली उसको मिनिमम देने होता है, जब से स्टार्ट किया कोचिंग तब से एग्जाम तक। तो ऐसे सब किया था, वो मटेरियल का बहुत बेनिफिट हुआ था उसमें। और उसमें एक ऑडियो होते थे अपने आयुर्वेद एप्लीकेशन में, तो ऑडियो भी बहुत हेल्पफुल रहे। आयुष, जीके तथा रिसर्च सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ाई की थी? उसमें क्या जनरली करना रहता है? आयुष के और मेनली सर आयुष के में तो ऐसा हुआ था, हमको ऐसा लगा कि कैसे होगा, इतने सारे क्वेश्चन सब आते हैं, 5-5 क्वेश्चन, और ऐसे लास्ट एग्जाम के 2 to 3 मंथ हुए तब तक तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर सर आपने उसके जो सेशंस लिए थे आयुष के 1, 2, 3 ऐसे, और उसका मटेरियल जो दिया था, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सर मेरे, मतलब इस बार 24 में 6 या 7 क्वेश्चन जीके में से पूछे थे, 5 क्वेश्चन जितने रिसर्च में से आए थे, पर सर सारे के सारे सही पड़े थे। और वो सर
आपने जो सर मटेरियल दिया था उसके बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ना ही अपने लेक्चर के बाहर का कोई क्वेश्चन था। तो मटेरियल में से ही पढ़ा है और तो बाहर का कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा। आपने प्रैक्टिस जो है, अपनी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वो कहाँ से और कैसे की थी? और आप अपनी सक्सेस में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, उसको कितना महत्व देते हैं? क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। जैसे डेली प्लानिंग है, उसके डेली पेपर आते हैं, जैसे हाँ, वीकली है, जैसे रिवीजन है, जैसे अचीवर है, जैसे मॉक है, एआईपीजीटी है, ये मल्टीपल लेवल का प्लानिंग है। तो बच्चे कई बार, खास करके आपके जूनियर विद्यार्थियों के लिए, वो ऐसा अक्सर करते हैं कि वो केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं, वो पेपर नहीं देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने क्या किया था? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पहले से आयुर्वेद एप्लीकेशन से करते थे। और जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत जोश था, मतलब तो और अपने इतने क्वेश्चन होते थे कि कम पढ़ते ही नहीं थे कभी, खत्म हम्म। तो होते ही नहीं थे। मतलब रेगुलर जो डेली क्वेश्चन होते हैं वो दो, वीकली जो टेस्ट रहते थे वो देने के। तो स्टार्टिंग से ही मतलब रेगुलर डेली क्वेश्चन और अचीवर क्वेश्चन तो रहते ही थे अपने। तो वही डेली के 80 टू 100 क्वेश्चन तो कभी कभी हो जा रहे थे, मतलब। और कभी कभी कोई अध्याय बड़े होते थे उसके हम्म। तो 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन रहते थे अपने एप्लीकेशन में। हम्म। तो वही क्वेश्चन सर करते थे। और एमसीक्यूज का रोल तो जितना पढ़ना होता है उतना ही एमसीक्यूज का भी रोल होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमको भी ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला कि पढ़ लूं पढ़ लूं पढ़ लूं, लेकिन सर वो इनफ नहीं है, मतलब पढ़ना इनफ नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन देखते हैं ना, तब ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन अब बीच पैटर्न होती है वो लॉन्ग क्वेश्चन की होती है। और अपना जो पेपर होता था हम्म। वो भी हमसे खत्म नहीं होता था कभी कभी, तो जो लास्ट लास्ट में दो हम्म। 2 मंथ में जो पेपर रहते थे वो प्रबुद्ध सीरीज और वो सब, तो वो सब इतने लेंथी क्वेश्चन रहते थे। तो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के ऐसा कुछ होता नहीं था कि बड़ा क्वेश्चन ऐसा, सब एक जैसे ही लगते थे। हम्म। और टाइम मैनेजमेंट भी पता चलती थी कि एक क्वेश्चन में अपन को कितना टाइम देना है। तो उस हम्म। हिसाब एग्जाम में भी वो बहुत बेनिफिशियल रहा था सर। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत बेनिफिट रहती मतलब मॉक पेपर और एआईपीजीटी सीरीज के जितने भी पेपर है वो आपने दिए थे, और उसका उसके कारण आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ। क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन यही है, कई बार बच्चे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो उसका रीजन या फिर उसका सोल्यूशन क्या है? है। जी सर। सर एक तो ये जो हम लोग भी समझते थे पहले स्टार्टिंग में कि संहिता और सब्जेक्ट ये दोनों अलग अलग है। लेकिन हम्म। सर आपने जैसे बताया था कि सब्जेक्ट संहिता के अंदर इंक्लूड हो ही जाते हैं। फिर कोई कुछ भी कहे कि भाई ये पीटीएसआर का क्वेश्चन है कि केबी का क्वेश्चन है, लेकिन वो सारे स्थान में से ही मोस्टली आते हैं। तो वैसे सर, हम्म। और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट थे और एआईपीजीटी के जो अपने सीरीज के पेपर थे, हम्म। वो दिन में 3 पेपर। और आपने ऐसा भी बोला था कि अगर आपसे 3 पेपर हो जाए तो आप और भी पेपर एक्टिव करा सकते हो। तो हम लोग 3 पेपर देते थे, तो उसके मिनिमम क्वेश्चन 350 से 400 तो हो ही जा रहे थे डेली के क्वेश्चन। हम्म। तो हम्म। और उसमें लेंथी क्वेश्चंस भी रहते थे, वन लाइनर्स भी रहते थे। तो एग्जाम में भी सेम पैटर्न होती है सर कि 2 वन लाइनर क्वेश्चन आए तो तीसरा लेंथी क्वेश्चन होता ही है। और इस हम्म। बार के एग्जाम में भी सेम था कि 40 जितने क्वेश्चन ही ऐसे वन लाइनर जितने थे। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है सर कि अपने जो अपने जो एप्लीकेशन में जो टेस्ट पेपर देते थे, तो हम उसमें भी टाइम देखते जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन में इतना टाइम देना है इतना देना है। और फाइनल जो कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने को जो पेपर मिलता है उसमें भी सेम चीज होती है कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको राउंड में हम लोग सर करते थे। वो पैटर्न हम्म। जो अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए तब से हमने स्टार्ट कर दी थी कि राउंड में पेपर सॉल्व करने का। तो पहले वन लाइनर कर दो, फिर सेकंड राउंड लो, उसमें जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें से जो अपन को कंफर्म आते हैं वो कर दो। और थर्ड हम्म। जो था उसमें ट्रायल एंड रिस्क वाला मेथड अप्लाई करते थे सर कि 70 to 30 रिस्क ऐसा। तो वैसे टाइम हम्म। मैनेजमेंट करते थे सर हम लोग। और बहुत सारे हम्म। लोगों को, हम बाहर एग्जाम से निकले तो बोले बहुत लेंथी पेपर था बहुत लेंथी पेपर था। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने पूरा पेपर 4 से 5 राउंड किया था, तो भी मेरे पास लास्ट 5 मिनट बचे थे। तो बहुत अच्छे हम्म। से टाइम मैनेज हुआ था राउंड सिस्टम से। प्लस सारे क्वेश्चंस ऐसा लगता था कि ये देखे हुए हैं, कि लेंथी क्वेश्चन से डर नहीं लगता था। और क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहती है जो अपने कोचिंग में रहती थी, वैसी ही पैटर्न तो रहती है, ऐसा कुछ अलग नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत लेंथी पेपर था, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि पेपर लेंथी था। हम्म।
आखिरी 2 महीने जो थे, परीक्षा के पहले वाले आखिरी 2 महीने, उसमें आपने अपना पूरा शेड्यूल किस तरह से प्लानिंग किया था, खास करके रीडिंग, रिवीजन तथा क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो आप बता दीजिए। आखिरी 2 मंथ में तो ऐसा एग्जॉस्ट हो गए थे, पूरी एनर्जी ऐसा हो के चली गई थी। फिर भी हम्म। आपने मतलब जैसे बोला था कि अभी आपको रीडिंग पे कितना फोकस करना है और एमसीक्यूज पे ज्यादा कितना फोकस करना है, तो बेसिकली हम लोग एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करते थे सर। रीडिंग तो करते थे हम लोग, टोटल स्टडी को देते थे 15 to 16 आवर्स है, उसमें हम्म। से 7 to 8 आवर्स तक पढ़ाई करते थे, और बाकी का जो टाइम था उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस में जो मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे कि हम्म। क्वेश्चन रीड प्रॉपर नहीं किया, ऑप्शन नहीं हम्म। रीड प्रॉपर किए, लास्ट ऑप्शन तक नहीं गए, तो ये मिस्टेक्स पे हम हम्म। काम करते थे कि ये मिस्टेक्स बार बार क्यों होती है। तो हम्म। विद इन 1 मंथ वो मिस्टेक्स कम होना स्टार्ट हो गए थे सर, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती थी वो वही बार बार होती थी सर। हम्म। और दूसरी बात कि जो चीज पढ़ी हुई होती है उसमें से क्यों मिस्टेक होती है, एक ये चीज होता था हम्म। सर। तो फिर उस चीज पे वर्क किया हमने, बाकी के 8 से 9 घंटे दिन में उस पे काम करते थे, 3 पेपर देने के, हम्म। और 3 पेपर के जो मिस्टेक्स हुए कॉमन मिस्टेक उसको ढूंढने का, और उस पे अच्छे से वर्क करने का और उसको सुधारने का। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको अपने सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।